दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जैसे नेम है इंडिया के जो क्लाइमेट है, यहाँ की वेजिटेशंस है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। देखो जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, ये इसके अंदर कुछ आपको ये हिरन दिखाए गए हैं कि किस तरीके से खेल रहे हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी में सुना होगा, अपने मोबाइल पे भी आपने देखा होगा कि वेदर के बारे में अक्सर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंजेस होते हैं, पर डे जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं, जो भी हमारे एटमोसफेयर में होते हैं। जैसे कि आपको अपने फ़ोन में दिखाया जाता है कि कल बारिश होने वाली है या परसों बारिश होने वाली है, या आज का जो वेदर है उसमें रेनी सीजन है, सॉरी रेन है या नहीं है। इस तरीके से जो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं हमारे वेदर के अंदर, हमारे एटमोसफेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। मतलब हो सकता है कि 2 घंटे बाद बारिश आ जाए, या हमारा मॉर्निंग में जो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस हो और इवनिंग में जो टेम्परेचर है वो मे बी 20 हो जाए। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे एटमोसफेयर के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? वेदर, जो कि डे टू डे चेंजेस होते हैं, पर डे होते रहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द टेम्परेचर। अब ये जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में होते हैं, मतलब सुबह का टेम्परेचर अलग है, दिन में टेम्परेचर अलग दिखाया जा रहा है और इवनिंग में टेम्परेचर अलग है, तो वेदर चेंजेस होता रहता है। ठीक है। रेनफॉल एंड सनशाइन, किस टाइम पे ज़्यादा सनशाइन है, कि क्लाउडी है, कि रेन होने वाली है, ये सब जो दिखाया जाता है ये किस में आता है? वेदर में। वेदर फोरकास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और कॉम। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस दिन, एक दिन मान लो सपोज करो आज यहाँ पे बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। कोल्ड भी हो सकता है, सनी वेदर हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी हल्की फुल्की हवा चल रही है, काम बिल्कुल शांत है। यू मस्ट नीड हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। अगर कॉन्टिन्यू, अगर आप नोटिस करो कि कॉन्टिन्यू अगर मतलब ना तो बारिश हो रही है ना कुछ है, बस सन डेली निकलता है, तो क्या होगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा सब कुछ, सारा जो वेदर है हमारा वो गर्म होता चला जाएगा। सपोज करो कुछ दिन तक ना तो बारिश हो ना कुछ ठंडी हवाएं चले, तो क्या होगा? हमारा वेदर गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और गर्मी में हम क्या करते हैं? या तो कैसा खाना खाते हैं? ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स कैसे लेंगे? ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना पसंद करते हैं। ठीक है। In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. अगर सपोज करो कि आपको फील हुआ है कुछ वुलन क्लॉथ्स आपको पहने, तो वो कब फील होगा? जब हल्की फुल्की ठंड आनी शुरू हो जाएगी, ठंडी हवाएं चलने लगेगी, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें थोड़े से वुलन क्लॉथ्स डाल लेने चाहिए। और जब भी सर्दी आती है, गर्मी में हम क्या करते हैं? हम ठंडा खाते हैं, ठंडा ही हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अच्छी लगती है, आइसक्रीम अच्छी लगती है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में हमें क्या अच्छा लगता है? गर्म चीज़ों को हम खाना पसंद करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया, जो सीजन्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंडिया के अंदर, वो है कोल्ड वेदर सीजन, जो कि विंटर होता है, जिसका टाइमिंग होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। ओके। सेकंड नंबर पे हमारा हॉट वेदर सीजन। कौन सा? एक था कोल्ड वेदर, अभी कौन सा है? हॉट वेदर सीजन। ये कौन सा होता है? समर। ये विंटर है, ये समर्स है। समर का जो टाइमिंग होता है वो मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जब साउथ की साइड से आता है, साउथ वेस्ट साइड से आता है जो मानसून, उसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। और वो कब होती है बारिश? उस टाइम पे जून टू सितंबर में। अगर जून से सितंबर के बीच में कभी बारिश हुई है तो दैट मीन्स कौन सा मौसम आया है? साउथ वेस्ट मानसून आया है। ठीक है। सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो दोबारा से मानसून घूम के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम। और ये टाइम कब होता है? अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में होता है। ओके। तो इंडिया के अंदर ये 4 जो है अलग अलग आपको सीजन्स बताए गए कौन कौन से होते हैं। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। अब देखो विंटर नॉर्मल सी बात है, ठंड में क्या होगा? विंटर टाइम में क्या होगा? सन की रेज जो होंगी वो डायरेक्ट हमारे एरिया पे नहीं पड़ेंगी, जहाँ पे भी हम रहते हैं, जहाँ पे भी ठंड होगी, जिस एरिया में ठंड होगी वहाँ पे सन रेज डायरेक्ट सीधी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ठंडी होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। और इसीलिए क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ का वो कम हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? जब सर्दियाँ होती हैं तो डायरेक्ट सीधी रेज जो है सन की वो डायरेक्ट नॉर्थ साइड नहीं पड़ती हैं। दैट्स वाई यहाँ का जो मौसम है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। हॉट वेदर सीजन और समर्स, अगर हम बात करते हैं, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में जो सन रेज होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है,
गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू बोलते हैं, ठीक है, जो कि सारा दिन चलती रहती हैं। गर्मियों में मतलब बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। लेट्स हैव फन। अब इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो ये क्या है, इसके अंदर दिया गया है आपको कि जब हमारे पास जो लोग हैं वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो उनके जो ड्रिंक होती हैं वो भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिंक पीना वो पसंद करते हैं। जैसे हमारे क्या ज़्यादा शरबत वगैरह पीते हैं। अब शरबत किसी भी चीज़ का हो सकता है, फ्रूट वगैरह का हो सकता है, जो भी फ्रूट उस रीजन में अवेलेबल हो, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर हम गर्मियों के टाइम में कोई भी शरबत वगैरह लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल ठंडक भी पहुंचाता है और हमारी जो प्यास होती है उसको भी खत्म कर देता है। मतलब हमें प्यास नहीं लगती, पानी भी हो जाता है और हमारी बॉडी को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। और ये लू के टाइम पे भी अगर लू लगने से बॉडी को बचाना है तो भी शरबत बहुत यूज़फुल होता है। हैव यू ट्राइड शरबत? क्या आपने कभी शरबत का यूज़ किया? अब शरबत किस किस चीज़ से बनता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का शरबत बनता है, जैसे कि मैंगो का, बेल का, लेमन का, टमिन का, कोकम का, फालसा का, वाटरमेलन, बटर मिल्क या कर्ड वगैरह, जैसे कि घर में लस्सी वगैरह बना लो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के शरबत पाए जाते हैं, जबकि कुछ लोग बनाना शेक या मैंगो शेक पीना भी पसंद करते हैं, मिल्क शेक पीना भी पसंद करते हैं। आफ्टर अ हॉट समर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, फर्स्टली रेनी सीजन जब आता है स्टार्टिंग में, तो उसको अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो लोगों के पास बहुत सारे सॉन्ग है बारिश से रिलेटेड, बारिश को लेकर लोग बहुत सारे सॉन्ग गाते हैं, खुश भी होते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ बारिश आ गई है। जैसे बच्चे आपने देखा वो गलियों में जब बारिश आती है तो नहाने के लिए घूमने लगते हैं कि हाँ हम बारिश में नहा रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग बारिश के जो वर्ड है उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। जैसे कि वर्षा हिंदी में बोला जाता है, बारिश उर्दू में बोला जाता है, पौष मराठी में और बौरशा बंगाली में बोला जाता है। ओके, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, रेनी सीजन जिसको हम कहते हैं, जिसमें बारिश होती है। जो ये सीजन होता है ये इज मार्क्ड बाय द वंस ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ये मानसून के स्टार्टिंग में आगे ही आ जाता है। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी। इसमें क्या होता है, जो विंड होती है वो अरेबियन सी से बंगाल की साइड बहती है, ठीक है। कहाँ से? अरेबियन सी से बंगाल की तरफ बहती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। और उसके साथ क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो समुद्र में से उठी है तो मॉइस्चर तो होगा ही। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन, और जैसे ही ये पानी से भरी हुई, मॉइस्चर से भरी हुई विंड माउंटेन से टकराती हैं किसी भी, तो वहां पे बारिश करती हैं, ठीक है। सीजन्स और रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम, ठीक है। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो विंड्स होती हैं मेनलैंड से लेकर दोबारा से बे ऑफ बंगाल से बहना शुरू कर देती हैं। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोल सकते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ये सारे इस टाइम पे ही इन जगहों पे बारिश होती है, ठीक है। कब? सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून में। कहाँ पे बारिश होती है? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। However, the climate is about the average weather condition. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसकी बस एवरेज कंडीशन ही होती है, which have been measured over many years, जो कि कई सालों से मेजर किया जा रहा है। The climate of India has broadly been described as a monsoon type. जो क्लाइमेट इंडिया का वो किस टाइप का है? मॉनसून टाइप। अगर पूछे कोई कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, मॉनसून है, ठीक है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मॉनसून जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? अरेबिक वर्ड है, एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मौसम बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन में जो इंडिया की लोकेशन है उसके कारण मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड। उसी के कारण ज़्यादातर जो रेन है वो कैसे आती है? वो मॉनसून विंड से आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो भी किसके ऊपर डिपेंड होता है? रेन के ऊपर। अगर बारिश अच्छी होगी तो कल्टीवेशन अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, क्रॉप्स अच्छे ग्रो करेंगे। और बारिश कम या ज़्यादा हो गई तो वो जो एग्रीकल्चर है, लोगों का जो खेती है वो खत्म या खराब भी हो जाती है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बॉन्टीफुल क्रॉप। गुड मानसून का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी नीडफुल है उतनी ही रेन हो, एडिक्वेट रेन हो और अच्छी खासी क्रॉप्स हो, अच्छी खासी फसलें ग्रो करें। वट वुड हैपन इफ मानसून वर वीक और इवन वॉर्स फेल टू अक्योर 1 ईयर। मान लो सपोज करो कि अगर एक साल बारिश आए ही ना, सपोज करो, या बहुत ही कम आए, तो क्या होगा? क्रॉप्स विल बी, क्या क्रॉप्स में अफेक्ट होंगी या नहीं होंगी? तो होंगी, बिल्कुल होंगी अफेक्टेड, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारिश नहीं आएगी तो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल, और जो कुओं का पानी है क्या वो अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं आएगी बिल्कुल भी तो जो वाटर है कुओं में, वेल में जो वाटर है वो क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, गो डाउन।
समर्स विल भी, अब समर जो होंगे उस टाइम पे मान लो बारिश नहीं हुई है तो समर तक क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेंगे या कम समय तक, वो ज़्यादा लंबे चलेंगे, लॉन्गर है ना। अगर बारिश नहीं होगी तो ठंडक नहीं होगी, और ठंडक नहीं होगी तो गर्मियाँ ज़्यादा होंगी। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, जो क्लाइमेट है किसी भी जगह का उसकी लोकेशन से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। कौन से एल्टीट्यूड पे है उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। डिस्टेंस उससे सी का कितना है उससे भी ज़्यादा इफेक्टेड होता है। जैसे कि सी के पास के जो एरिया होता है ना, वहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादातर क्या रहता है, गर्म ही रहता है या बारिश होती रहती है। लेकिन दूर अगर एरिया है, दूर की जगह है सी से, तो वहाँ पे ठंड भी होती है। एंड रिलीफ, अलग अलग टाइप का यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से कि लोकेशन वहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कैसा है सी से, लैंड में कितना है, माउंटेन के पास कितना है, तो अलग अलग बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस, इसलिए हम कुछ रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में है, जो कि बहुत गर्म रहते हैं हमेशा। जबकि जो द्रास एंड कारगिल है लद्दाख में, वो हमेशा ठंडे होते हैं, बिल्कुल जमे हुए रहते हैं ये जगहें। कोस्टल प्लेस जो एरिया है जैसे कि मुंबई है और कोलकाता है, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ओशिनिया सी के बिल्कुल कोस्टल एरिया है, यानी कि उनसे लगते एरिया हैं समुद्र से, इसलिए यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड। दे आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड बीइंग ऑन द कोस्ट, क्योंकि वो कोस्ट पे हैं। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, लेकिन कोस्ट पे होने के कारण ये जो जगहें हैं ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मौसिनराम जो है मेघालय के अंदर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मौसिनराम में, और वो कहाँ है, मेघालय, इंडिया में। While in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान, और जबकि कभी कभी राजस्थान का जो जैसलमेर एरिया, वहाँ पे एक बार भी बारिश नहीं होती, मतलब होती भी है तो बहुत कम होती है। कभी कभी कई साल ऐसे भी आते हैं, बीच में कोई ईयर ऐसा भी आता है कि उसमें एक बार भी बारिश ना हो। तो वो एरिया कौन सा है, जैसलमेर, वो भी इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा जो बारिश वर्ल्ड में होती है वो मौसिनराम होती है, मेघालय के, वो भी इंडिया में है, ठीक है। ऑन अ मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेसेस मेंशन इन द पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में जो आपको अलग अलग जगहें मेंशन की गई हैं, उनको आप एक ड्रॉ कीजिए मैप इंडिया का और उसके अंदर फिल कीजिए। जैसे कि जैसे ये आपको एरिया दे रखा है, जैसलमेर है, बीकानेर है, वही ये राजस्थान में है, राजस्थान कहाँ पे है वो आपको बताना है, ठीक है। द्रास कारगिल लद्दाख में है तो लद्दाख कहाँ है वो आपको बताना है। मुंबई कहाँ पे है, कोलकाता कहाँ पे है। उसके बाद आपको मौसिनराम दे दिया मेघालय में, तो मेघालय स्टेट कहाँ है, उसी में मौसिनराम होगा। फिर जैसलमेर कहाँ है, क्योंकि राजस्थान जाओगा उसी में जैसलमेर होगा, तो राजस्थान ढूंढ लीजिए। तो ये सब आपको करना है। नेचुरल वेजिटेशंस, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में। उससे पहले हम एक आपको दे रखा है ट्री, तो इसको आप देखिए, ग्राउंड लेयर, ये बिल्कुल नीचे की जो लेयर होती है इसको ग्राउंड लेयर बोलते हैं। और ये है शब लेयर, ठीक है, जो झाड़ियाँ होती है छोटी छोटी, वो इतनी होती है, कितने 1.5 मीटर तक हो सकते हैं, 5 मीटर तक आपके छोटे मोटे पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। फिर 20 मीटर तक आपके यंग ट्रीज आ जाते हैं। कैनोपी जो बने होते हैं, यानी कि पेड़ जो ऊपर से पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। वो 40 मीटर तक के पेड़ होते हैं। और सबसे ऊपर तक जो होते हैं एमरजेंट लेयर्स, बहुत ऊंचाई पे जो पेड़ होते हैं, उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 60 मीटर। ओके। नेचुरल वेजिटेशंस, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग। हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, बहुत सारी टाइप के अलग अलग डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास, और कितना मज़ा आता है खुली घास में खेलने में। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बशेज। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको बशेज या शब्स बोलते हैं, जैसे झाड़ियाँ, जैसे कि कैक्टस है, या कोई फ्लावर प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि आपका रोज़ हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैरीगोल्ड हो गए, और भी बहुत सारे। बिसाइड देर आर मैनी टॉल ट्रीज, सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो एंड सम विच स्टैंड विद अ फ्यू लीव्स सच एज पाम। अब बहुत सारे ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि नीम या मैंगो है, जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं, कुछ ट्री ऐसे भी होते हैं जो हालांकि होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर लीव्स बहुत कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पाम ट्री वगैरह जो होते हैं, उनकी लीव्स कम होती हैं। द ग्रासेज, शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, जो भी ग्रास है, जो घास है, जो झाड़ियाँ हैं या पेड़ हैं, जो खुद अपने आप ग्रो करते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, अपने आप उगते हैं बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको समझ में आएगा नेचुरल वेजिटेशन किसको बोलते हैं, जब कोई पेड़ पौधा या प्लांट अपने आप उगता है और फिर ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। आपको जानकर बहुत वंडर होगा, बहुत मतलब
सरप्राइज होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक एरियाज। जो अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशंस हैं तो वो अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करती हैं। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दिखा रहा है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ घास ही घास नजर आ रही है, सिर्फ पेड़ पेड़ नजर आ रहे हैं, और हो सकता है ये पेड़ नीचे बहुत बड़े बड़े भी हों। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती रहती होगी, सपोज करो अगर यहाँ पे बारिश कम होगी तो इतने पेड़ ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन का कि अगर वहाँ पे कंडीशंस कैसी है या वहाँ पे रेनफॉल कितनी ज़्यादा हुई है कितनी कम हुई है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ पे पानी उनको इजीली मिल जाएगा पेड़ पौधों को, तो वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत घने घने भी हो जाते हैं। और जबकि जैसे सपोज करो डेजर्ट एरिया में अगर वहाँ पे उनको पानी नहीं मिल पा रहा है तो जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो कर नहीं पाते, और अगर ग्रो होते भी हैं तो वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, कटीले पौधे होते हैं। ठीक है, कांटों वाले पौधे होते हैं जो कि एवोपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। अब क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है इंडिया के अंदर, इसीलिए यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशंस की रेंज है वो भी इंडिया में अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होते हैं? फॉरेस्ट हमें पता है बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो बहुत अलग अलग काम करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस प्ले करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, जो कि हम लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्व करते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या एब्जॉर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो क्या करती हैं, वो सॉइल को बांध के रखते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से वो सॉइल इरोजन नहीं होने देती। सपोज करो अगर बहुत तेज बारिश भी हो गई और पेड़ पौधे वहाँ हैं तो वो मिट्टी बह नहीं पाती, जबकि अगर पेड़ पौधे ना हों और वो मिट्टी क्या होगा, अगर तेज बारिश आएगी तो मिट्टी साथ के साथ बह जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को कंट्रोल करके रखती हैं, सॉइल इरोजन को। फॉरेस्ट और क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं टिम्बर है, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिन प्लांट, हर्ब, स्लैक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के, यहाँ की ये नेचुरली यहाँ पे लोग घर बना लेते हैं। लोग जैसे कि सॉरी लोग कह रही हूँ मैं, जैसे कि कोई भी हो वो है एनिमल है, बर्ड है, तो ये अपने अपने घर खुद बना लेते हैं फॉरेस्ट में ही। नेचुरल वेजिटेशन जो होती हैं वो डिस्ट्रॉयड कर दी जाती हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रैकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि अगर सपोज करो कोई आसपास कोई घर बनाना चाहता है या कोई बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, इंडस्ट्री लगने वाली है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के ज़्यादातर एरिया को साफ कर देते हैं, वहाँ के सारे ट्रीज को काट देते हैं। तो उससे क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगी। अगर हमको फर्नीचर चाहिए या हमको कुछ भी चाहिए तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं। फॉरेस्ट की कटिंग करने के बाद क्या होगा, फॉरेस्ट तो खत्म हो गया क्योंकि पेड़ तो किसी ने ग्रो नहीं किया, सिर्फ कटिंग ही करी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, और उनको एंड वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और लोगों को अवेयर करना चाहिए किस बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में कि ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स, हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं जो कि पेड़ पौधों को उनकी जो वैल्यू को समझने के लिए होते हैं, जैसे कि वन महोत्सव, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। इसमें क्या करते हैं, वन महोत्सव पे आप लोगों को भी ध्यान होगा, स्कूलों में क्या किया जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो हमें सिर्फ वन महोत्सव पे ही नहीं, हमें और भी दिन, किसी भी दिन हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हमें लगाने चाहिए। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने एक दे रखा है पैराग्राफ, लीला है जो कि क्या करती है, लीला पेरेंट प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम। लीला के जो पेरेंट्स है वो प्लांट करते हैं नीम, किसके बर्थडे पे, लीला के बर्थडे पे। हर एक बर्थडे पे वो कोई ना कोई प्लांट को लगाते हैं, उसका कोई भी सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग एक छोटा पौधा होता है, यानी कि मान लो सपोज करो नीम है, नीम का छोटा सा पौधा लगाएंगे और धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वो कोई भी सैपलिंग लगाते हैं किसी भी पेड़ की। अब लीला 20 साल की हो गई है, लेकिन उसके घर के आसपास क्या है, 21 ट्रीज उसके आसपास हैं जिसपे बच्चे झूलते हैं, खेलते हैं। बहुत सारे जो फ्लावर्स उनके ऊपर आ रखे हैं, बटरफ्लाइज घूमती रहती हैं उनके ऊपर, बच्चे वहाँ इंजॉय करते हैं, उन्होंने झूले डाले हुए हैं, वो फ्रूट्स भी खाते हैं और उनकी छाँव में खेलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने बर्थडे पे ट्री ज़रूर लगाया जाना चाहिए। अब ये देखिए आपके सामने एक पिक है,
एक पिक्चर आपके सामने दे रखी है, व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में सिंपल एक आपको ट्री दिखाया गया है, सिर्फ एक ट्री से आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो क्या करता है, वहाँ की जो मिट्टी है देखो, उसकी जो रूट्स है उस मिट्टी को बाइंड करके रख रही हैं, उसको जाने नहीं देंगी चाहे कितनी भी बारिश आ जाए। ठीक है, अब प्लांट से हमें क्या मिलता है, ट्री से रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पौधों के नीचे रहते हैं, या बर्ड्स जो होते हैं पौधों के ऊपर अपना घोंसला बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं। गम एंड लैग भी इसी से मिलता है। फ्रूट भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। हनी भी हमें प्लांट से, क्योंकि जो छत्ते लगे होते हैं ज़्यादातर किस पे लगे होते हैं, मधुमक्खी के पेड़ों पर ही। ऑक्सीजन जो हमें मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें ट्रीज से ही मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती है। मेडिसिन, शेल्टर, क्योंकि शेल्टर भी क्यों, आप बोलोगे कि भाई हम तो घर दूर भी बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, वो कहाँ से आती हैं, फॉरेस्ट से ही आती हैं। कोई भी लकड़ी वगैरह हो गई, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। फॉडर, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो ये आपके सामने सिंगल पेड़ दिखाया गया और इसके सामने बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, अपनी क्लास में लगा सकते हो, या इसको आप माइंड में रखिए, तो आपको बार बार कोई चीज़ लर्न या रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं वो घर होते हैं वाइल्ड लाइफ के। जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनके लिए तो वही घर है। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, bird, insect and worms which dwell in the forest. अब देखो फॉरेस्ट में रहने वाले कितने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल भी हैं, रेप्टाइल भी हैं, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, सारी चीज़ें फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है ना। इट इज़ अ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे पाया जाता है, बट गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, वहाँ पे एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। और आसाम के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स, एक सिंग वाला दरियाई घोड़ा भी मिलता है। वो कहाँ मिलता है, आसाम में। एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन केरला। एलिफेंट केरला में भी पाए जाते हैं, केरला और कर्नाटका में। आपको पता है एलिफेंट, वाइट एलिफेंट भी पाए जाते हैं, वाइट कलर के एलिफेंट जो होते हैं वो भी केरला साइड पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेज आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। जो कैमल होते हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं, और जो एसेज होते हैं किसमें पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एटसेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। और हिमालयन रीजन में ये चीज़ें मिलती हैं। वाइल्ड गोट जो होती हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, ये सारे हिमालयन रीजन में मिलते हैं। बिसाइड दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। इसके साथ साथ और भी अदर जो हम एनिमल्स होते हैं वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी है, वॉल्फ, जैकल वगैरह, चीतल। इंडिया इज़ एक्चुअली इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। अब इतने सारे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे टाइप के बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पिकॉक। पिकॉक क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स हैं जैसे कि पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज। अब यहाँ पे बहुत सारी बर्ड सेंचुरी भी हैं। बर्ड सेंचुरी क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह बना रखी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं उनके लिए भी सेंचुरीज बनाई गई हैं, जिनमें बर्ड्स की प्रोटेक्शन की जाती है, बर्ड को रखा जाता है और उनको उनका नेचुरल वेदर दिया जाता है जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो खुद अपना घर बनाते हैं। दीज प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और यहाँ पे उनका शिकार करने वाले जो हंटर्स होते हैं उनसे उनकी रक्षा की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आप किसी भी 5 बर्ड्स का नाम बताओ जो आपके घर के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन द इंडिया। जो सांप की भी है, बहुत सारी प्रजातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे कि कोबरा है, क्रैथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेस्ट की जैसे जैसे कटिंग की जा रही है, हंटर्स और सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। धीरे धीरे जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, वैसे ही जो हंटिंग है, शिकार करने की वो वाले जो हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, शिकारी भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे कि जो फॉरेस्ट में रहने वाली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, या सपोज करो कोई नेशनल बर्ड है, या वैसे कोई भी बर्ड है, किसी भी बर्ड की या किसी भी एनिमल की
क्योंकि उनके घर खत्म हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगे, तो इंडिया के अंदर उन लोगों की कमी आती जा रही है। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो लुप्त भी हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर ही खत्म कर दिया। अगर घर होंगे तभी तो वो रहेंगे ना। अगर सपोज करो हमारा घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से लोग जैसे जैसे फॉरेस्ट को ज़्यादा ज़्यादा कटिंग करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैनी नेशनल पार्क्स, अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क लगाए गए हैं, जैसे कि नेशनल बर्ड को कई जगह मतलब बहुत कम हो गए हैं पहले से, क्योंकि लोग इनका शिकार कर लेते थे। तो उनके लिए क्या गया, बड़ी बड़ी सेंचुरीज खोली गई हैं, अब उनके अंदर इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। इसी तरीके से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं, ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। तो ये सब किस लिए बनाए गए हैं? सारी बर्ड्स के लिए बनाए गए हैं, जो उसमें आके आराम से रह सकते हैं, उनका कोई शिकार नहीं करेगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप कुछ के नाम बता सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर और कहाँ ये लोकेट है मैप में? तो ये आपका काम है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में इनके बारे में बता दूंगी, तब तक आप ढूंढिए। कैन यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कन्वर्जिंग वाइल्ड लाइफ, क्या आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कि वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा संभाल के रखा जाए? यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब आप क्या कर सकते हो? अब ये तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं जाके कहीं फॉरेस्ट लगा दूं या मैं कहीं फॉरेस्ट ग्रो कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करो कि एनिमल की बॉडी से बना हुआ अगर कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसको आप ना लें कहीं से भी। जैसे कि मान लो सपोज करो उसकी बोन से, हॉर्न से, फर से या स्किन से जो चीज़ें बनी हुई हैं, फेदर से जो चीज़ें बनी गई हों, आप उनको ना बाय करें। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और हर साल अक्टूबर की फर्स्ट वीक में आपको वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करना है। टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, जिससे कि एनिमल किंगडम की रक्षा की जा सके। एनिमल किंगडम के बारे में लोगों को जब आप कंसर्न करोगे, उनको अवेयर करोगे, उनके बारे में जागरूक करो कि ऐसे ऐसे हमारे एनिमल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें फॉरेस्ट वाली चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके सामने पिक्चर है, एक वाइल्ड लाइफ पिक्चर है, देखो ये वाइल्ड लाइफ पिक्चर है। इसमें सब अपने अपने झुंड में, जैसे कि एलिफेंट हमेशा झुंड में रहते हैं ज़्यादातर। ये क्या है? चीतल है, राइनोसोर्स है, टाइगर आपके सामने है, और ये हिरन आपके सामने है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपके सामने इस तरीके से कुछ एक छोटी सी पिक्चर में उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए आप माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? वो बर्ड्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज होते ही अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिन माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में हर साल ये माइग्रेट होते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटिल स्टिन वाइटनिंग एज लो एज 15 ग्राम। अब ये जो बर्ड है, एक छोटी सी बर्ड है लिटिल स्टिंट, ये कितने ग्राम की है? 15 ग्राम की है। फ्रॉम आर्कटिक रीजन, वहाँ से आती है, ट्रैवलिंग करती है ये 8000 किलोमीटर की इंडिया में पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो अपने एरियाज़ को उस क्लाइमेट में, सपोज करो कोई गर्मी में रहना पसंद करता है तो सर्दी आते ही वो अपने जगह को छोड़ देगा। अगर कोई सर्दी में रहना पसंद करता है तो गर्मी आते ही वो अपनी जगह को छोड़ के उस जगह चला जाएगा जहाँ पे ठंड होगी। तो ये माइग्रेट होते रहते हैं। लार्ज स्केल पोचिंग इन सिंपली रिजर्व्स। अब आपके सामने काफ़ी सारी छोटी छोटी पिक्चर्स लगाई गई हैं न्यूज़पेपर की, जिनमें इनके बारे में आर्टिकल दिए गए थे। तो ये जो पिक्चर है किससे रिलेटेड है? सारी की सारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। उनको रिजर्व करना है या कहीं पे किसी चीज़ को, किसी एनिमल को हार्म पहुंचाया गया तो उन सब के बारे में है। अब आपके सामने कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, ये आपको लर्न करने हैं। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, ये सभी आप लर्न करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इससे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। थैंक यू।